India Legal presents Courts Roundup. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आसाराम की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली आसाराम की अपील के संबंध में आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को अदालती गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए सम्मन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वो आसाराम की अपील पर जल्द सुनवाई करें। अपनी सजा के खिलाफ आसाराम की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। अंततः लांबा को तलब करने के लिए आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपराध के दृश्य के कुछ वीडियो के आधार पर पीड़ित को सिखाया गया, जिसे उन्होंने शूट किया। अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, वीडियो निश्चित रूप से मूल्यवान साक्ष्य होगा, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध स्थल के पहले दौरे के दौरान रिकॉर्ड किया गया। ट्रायल में लांबा की साक्ष्य में जांच नहीं की गई। सिंघवी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि बुक के बहाने आसाराम अपनी सजा को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने आसाराम की ओर से पेश होकर कहा कि एफआईआर 19-20 अगस्त 2013 को दिए गए बयानों और 21 अगस्त 2013 को जोधपुर में दर्ज पुलिस बयान में विरोधाभास है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवरण पुलिस के बयान में पहली बार कमरा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र के इस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें मांग की गई थी कि याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुनवाई हो। कोर्ट ने कहा कि मसले को समझने के लिए पहले याचिकाकर्ताओं और राज्यों के पक्ष को जाना जाएगा, जहां पर केंद्र ने कहा कि कोई भी बदलाव पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा। ऐसी शादियों का विरोध करते हुए दलीलें दी कि अगर ऐसी शादियां टूटेंगी तो बच्चों का क्या होगा, शादी की संस्था टूट जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। सीजेआई ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया है। पिछले 5 सालों में चीजें बदली हैं। क्या हम सिविल यूनियन के कानून को विकसित नहीं कर सकते? सीजेआई ने कहा कि जेंडर की अवधारणा ये नहीं कि आपके जननांग कहाँ है, ये कहीं अधिक जटिल है। मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर रही है। समान सेक्स विवाहों की वैधता से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई मंगलवार को एक गर्व नोट पर शुरू हुई, जिसमें सरकार ने कहा कि वो इस बात पर फिर से विचार करेगी कि कार्यवाही में भाग लेना है या नहीं। ये सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के एक अनुरोध को खारिज करने के बाद हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की दलीलों की स्थिरता या मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशंस पर पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। वहीं तुषार मेहता ने फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य इसमें सीधे ना जुड़े, तब तक इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि हम पहले याचिका में मांग और उनकी दलील को सुनकर देखते हैं कि उनका पक्ष क्या है, इसके बाद हम आपको भी सुनेंगे। सीजेआई ने हालांकि कहा कि बेंच व्यापक मुद्दों को समझने के लिए कुछ समय के पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, इस मामले में राज्यों को भी सुना जाना चाहिए, ये समवर्ती सूची में है। सीजेआई ने कहा, कुछ राज्यों ने भी अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुकुल रोहतगी ने मामले में अपनी दलील 377 के अपराध के दायरे से बाहर किए जाने के मुद्दे से शुरू की। उन्होंने कहा, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता का सम्मान और अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है। वहीं घरेलू हिंसा, परिवार और विरासत को लेकर भी कोर्ट की गाइडलाइंस स्पष्ट है।
अब समलैंगिक जोड़ों को शादी की मान्यता देनी चाहिए ताकि समाज और सरकार इस तरह के विवाह को मान्यता दे। हम उन्हें मीडिया से भी बर्डन नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम जो एवोल्यूशन इंडियन जुडिशरी का हुआ है, जो एवोल्यूशन इंडियन जजमेंट्स का है, उसको देखते हुए लगता है कि ये बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है और वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ इसके अंदर राइट्स क्रिएट किए जाएंगे, चाहे वो सिविल यूनियन के फॉर्म में किए जाएं, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में कॉन्फर किया जाए या ओवरऑल फुल स्पेक्ट्रम राइट्स दिए जाएं। सीजीआई ने पूछा कि सरकार और समाज की बाद भी कई कानूनी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे क्योंकि वो व्यावहारिक सवाल हैं। रोहतगी ने कहा कि विवाह के कई प्रकार हैं, लेकिन समय समय पर इसमें सुधार के आधार पर बदलाव भी हुए हैं। बहु विवाह, अस्थायी विवाह जैसी चीजें भी थीं जो अब इतिहास का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा 1905 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। इन कानूनी और संवैधानिक बदलावों में आईपीसी की धारा 377 को अपराध के दायरे से बाहर निकालने का दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि नालसा और नवतेज जौहर मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। रोहतगी ने कहा कि समानता के अधिकार के तहत हमें विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ महिला पुरुष के बीच नहीं बल्कि समान लिंग के बीच भी होता है। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 377 हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर हालात जस के तस हैं। समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कभी कभी सामाजिक मुद्दों में प्रगतिशील परिवर्तन बेहतर होते हैं, लेकिन हर बात का एक वक्त होता है। कहा कि क्या हम फिलहाल इसे स्पेशल मैरिज एक्ट तक सीमित रख सकते हैं। सीजीआई ने पूछा कि क्या हम सिविल यूनियन के किसी रूप को विकसित कर सकते हैं जिसे हमारे कानूनों में मान्यता मिलती है। उन्होंने कहा हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार कर लिया है। पिछले 5 सालों में चीजें बदली हैं। एक स्वीकृति है जो शामिल है, हम इसके प्रति सचेत हैं। सीजीआई ने केंद्र के हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कहा शहरी अभिजात वर्ग भी एक समाज का वर्ग है। वहीं मेहता ने कहा कोई भी बदलाव पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा, हिंदू मुस्लिम या कोई भी पर्सनल लॉ को प्रभावित करेगा। जस्टिस कौल ने कहा हम पर्सनल लॉ में नहीं पढ़ रहे हैं। वकील सिंघवी ने कहा मैरिज शब्द का कोरा ढांचा नहीं हो सकता, ये आप रबर बैंड को ज्यादा तानेंगे तो वो टूट जाएगा। कपिल सिब्बल ने समलैंगिक जोड़े को शादी की मान्यता देने का विरोध करते हुए कहा अगर सेम सेक्स शादी टूट गई तो क्या होगा, ऐसे में उन जोड़ों द्वारा बच्चे को गोद लिया है उसका क्या होगा, उन और उसके बच्चे के पिता कौन होंगे, उनके लिए आपराधिक कानूनों का क्या होगा। ऐसे कई और सवाल हैं जो आने वाले समय में आगे भी आएंगे, उनका भी जवाब नहीं है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान यौन व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध रखना भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। टेरर फंडिंग के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, जहां एनआईए ने जिला जज से 7 दिन की रिमांड की मांग की है। उसके बाद पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा है। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पिछले साल दिसंबर में उसके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें एनआईए ने बताया कि कैसे आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के माध्यम से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट का उपयोग कर रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बाबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे प्रतिबंधित समूहों के गुर्गों ने एक नेटवर्क बनाया है जो देश के खिलाफ विद्रोह के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एनआईए एक ऐसे मामले में जांच कर रही है कि विदेशों में बैठे आतंकवादी कैसे भारत में बड़े अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उत्तर भारत में एक्टिव संगठित अपराध सिंडिकेट और मोहाली में जीआरपी हमले से जुड़े मामलों में एनआईए ने पहले बिश्नोई की एनआईए की हिरासत में है। बिश्नोई जिला जज ने मामले को स्पेशल एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर किया। गैंगस्टर बिश्नोई को साल 2022 के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाया गया और कोर्ट से रिमांड की मांग की गई। कोर्ट ने बिश्नोई को रिमांड पर भेजने के साथ ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पिछले साल दिल्ली में यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एनआईए इसी मामले में उससे पूछताछ करेगी।
उसके खिलाफ दिल्ली, पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, एनआईए ने जो है RC 37, RC 38 और RC 39 ये 3 एफआईआर दर्ज की थी 2022 के अंदर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर। और ऑलरेडी RC 39 जो है पहले से उसके अंदर में लॉरेंस बिश्नोई को, मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके साथ में और भी कई लोगों को एसोसिएट किया गया उस केस के अंदर में, और उसके अंदर ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद एनआईए ने RC 37 जो एक अलग से मैटर है, जिसके अंदर जो है उन्होंने रिंदा, इसके अलावा और जो बाकी के जो खालिस्तान के साथ में जुड़े हुए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले जो बताए जाते हैं, उनके साथ में नाम जोड़ के मेरे क्लाइंट का लॉरेंस बिश्नोई को उसको गिरफ्तार करने के लिए एक यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई और बठिंडा से आकर उसको गिरफ्तार किया और आज 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा उसी वाली एफआईआर के अंदर। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.